हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अवधेश सर, योर फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ रखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेन एनी इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस प्रोड्यूस हीट विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी हीटिंग डिवाइस में इंसर्ट करती है या पेनिट्रेट करती है तो उसमें क्या होता है कि हीटिंग डिवाइस आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, हीट हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। आपने देखा होगा कि जब किसी आयरन में करंट फ्लो होती है तो आयरन सम टाइम के बाद क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। इसके बाद अगर किसी बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो बल्ब ग्लो करने लगता है और वो हीट भी प्रोड्यूस करने लगता है। इसी तरह से आयरन है, हीटर है, गीज़र है और सारी चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर जो वायर है वो हीट क्यों होता है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि जो कंडक्टर होता है वो एक्चुअली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है स्टूडेंट्स और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टर, इंसुलेटर और तमाम सारी चीज़ें आपको पहले ही स्टूडेंट पढ़ाई जा चुकी हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास कंडक्टर है, इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है किसी वायर में, तो उसके बारे में या उसके कंसेप्ट को आज हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही हम इस वायर को किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही हम जो है इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो एक करंट फ्लो होने लगेगी, जो कि किधर से किधर जाएगी? बैटरी के पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कैसे मूव करेगा? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो करंट के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होती है। तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है या वायर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका रजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, रजिस्टेंस हाई होता है। तो रजिस्टेंस हाई होने का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि जब इसमें करंट फ्लो करती है तो करंट को जाने नहीं देता है। और आपको पता है कि ये करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इस वायर का रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अपोज करेगा। तो जब अपोज करेगा तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी, यानी बाहर से हम इलेक्ट्रिक करंट इसको दे रहे हैं, तो क्या होगा कि ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है, वायर जो है, अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अपोज करेगा, इसका मतलब अगर ये इधर जाना चाहता है तो इसको रोकेगा ऐसे। तो अब देखिए, रोकेगा स्टूडेंट्स, अपोज करेगा तो क्या होगा? इनमें कोलिजन होता है। क्या होता है? जैसे ये बैटरी जैसे इनको इलेक्ट्रॉन को सेंड करती है तो ये वायर का जो रेजिस्टेंस है उनको जाने नहीं देता, उनसे कोलाइड होता है। और ये कोलिजन जो है स्टूडेंट्स, वो किसके रूप में प्रोड्यूस हो जाता है? हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वायर में जब उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ईजिली मूव नहीं कर पाता है। और जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें सब में अंदर से क्या होता है? उनका फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एक हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं? कोलाइड होते रहते हैं एक दूसरे से और प्रॉपर मूव नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक हीट जनरेट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो यही जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जिन वायर का रेजिस्टेंस लो होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होता है। जिन वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है, जिन मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है, उनमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हीटर होता है, आयरन होता है, गीज़र होता है या कुकर जो भी होता है, उसमें जो एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो वायर हीट प्रोड्यूस करता है उसको एलिमेंट कहते हैं। तो वो जो है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, ऐसे जो है कैडमियम, ऐसे तमाम सारे मेटल्स या एलॉय का बनाया जाता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है किसी वायर में। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी वायर में फ्लो करती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है
तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज करता है। तो जब मोशन का अपोज करेगा तो क्योंकि वायर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो वो आपस में कोलोराइड होते हैं और उनका फ्रिक्शन होता है। तो जब कोई चीज़, मूविंग चीज़ जब फ्रिक्शन करती है तो क्या जनरेट होती है स्टूडेंट्स, हीट जनरेट होती है। जैसे हम अगर अपने पाम को रब करें तो हीट जनरेट हो जाएगी। अगर हम किसी दो मेटल को या किसी दो वुड को आपस में रब करें तो क्या जनरेट हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होता है। सिंपल वे में जो है वो अपोज करता है मोशन का इलेक्ट्रॉन के, इसलिए हीट जनरेट होती है। तो हीटिंग का ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी एक हम फार्मूला पढ़ेंगे H=I²RT, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है हमने, इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट I= क्या होता है स्टूडेंट्स, Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर ये हम Q चार्ज फाइंड करना चाहें तो Q स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, I/T। स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन नंबर में इसको क्या कर लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पोटेंशियल पढ़ रखा था। तो पोटेंशियल क्या होता है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और V= स्टूडेंट्स क्या होता है, W/Q। तो आप इसको स्मॉल q भी लिख सकते हैं या कैपिटल Q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या, अगर हम W फाइंड करना चाहें यहाँ से तो W= क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इम्प्लाई करेगा W= आपके पास क्या आ जाएगा, V/Q। तो इक्वेशन ये जो है सेकंड हो जाएगा। ये आपको समझ, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया गया। अगर आपने स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस को गूगल या यूट्यूब सर्च बॉक्स में टाइप करके, आप ब्राउज करके भी या गूगल से भी जा करके या यूट्यूब में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन मिल गया। और स्टूडेंट्स, और हमने जो है ओम्स लॉ पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो है VIR, यानी V=IR होता है स्टूडेंट्स। ये क्या देता है, ये एक रिलेशन देता है स्टूडेंट्स। किसके किसके बीच रिलेशन देता है, वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो V=IR होता है स्टूडेंट। तो हम तीनों इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। और हम अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को पिक करेंगे वर्क डन के, क्योंकि वर्क डन ही बाद में एनर्जी में तब्दील होगा। तो स्टूडेंट्स वर्क डन = क्या होता है, V/Q होता है, जैसा कि आपको बताया गया है। तो इसमें हम V के फार्मूले को रख देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, V की जगह हम रख देंगे IR और ये हो जाएगा *Q। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है अब प्लेस करेंगे नेक्स्ट फार्मूले को, Q की वैल्यू को। तो Q= क्या स्टूडेंट्स रखा गया है, IT रखा गया है। तो अब हम प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, W=IR और Q की जगह क्या रख देंगे, IT। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, W=I/I²RT। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया हमने, I=Q/T, ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है इसका इस्तेमाल कर लिया। फिर पोटेंशियल, यानी जितने हमने प्रीवियस में पढ़ रखा था सबका इस्तेमाल कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये वर्क डन, तो हम ये सपोज करेंगे कि हमने जितना वर्क डन किया, यानी इलेक्ट्रिक, हमने क्या, इलेक्ट्रिक करंट ने जितना वर्क डन किया वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट में। तो वर्क डन को हम हीट से रिप्रेजेंट कर देंगे। और स्टूडेंट ये फार्मूला क्या हो जाएगा, I²RT। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी इक्वेशन को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस इक्वेशन से, इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से कुछ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन क्या है कि इस फार्मूले से हम क्या देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से हम देख रहे हैं कि H यानी हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² एंड हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा करेंट होगी, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा करेंट
प्रोड्यूस करना होगा। जितना ज़्यादा करंट हम किसी भी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा हीट होगी। इसके बाद वायर का रेजिस्टेंस आता है। जो वायर यूज़ किया गया है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, उसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और इसके बाद टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा टाइम इनैप्स होगा या हम लास्ट करेंगे उसमें, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे एक एक नंबर के बोर्ड में, तो उसको आप याद रखोगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल जो हाई रेजिस्टेंस के वायर, हीटिंग वायर हैं, उनमें करंट जो फ्लो हो रही है अगर उनको डबल कर दिया जाए तो हीटिंग एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आई डबल होता है तो उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी हीट जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। और अगर करंट को हाफ कर दिया जाता है तब हीटिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर करंट को हाफ कर देंगे, यहाँ पे हमने 2 टाइम्स किया था, यहाँ पे 1/2 टाइम्स करेंगे, तो 1/2 टाइम्स करेंगे तो 1/4 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स आपके जो क्लास यानी क्लास 10th फिजिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है साइड बुक में, और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, उसकी सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स आप इजीली कंसेप्ट को समझ सकते हैं जा करके। तो स्टूडेंट्स जूल्स लॉ हीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रखा है कि चार्ज अपॉन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या होती है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई V एंड गिवन एज V इक्वल टू W अपॉन Q। तो स्मॉल q या कैपिटल Q आप लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वर्क डन निकाला तो V इंटू Q हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया स्टूडेंट्स। हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। तो क्लास 10th में ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ से ओम्स लॉ जो है V इक्वल टू IR, यानी ओम्स लॉ क्या है कि VIR करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच एक रिलेशन है। और डिफिनीशन काफ़ी सिंपल सी है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन एनी क्लोज्ड सर्किट। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होता है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो V इक्वल टू IR होता है। तो हमने ये सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया, V की वैल्यू रखा IR, और ये Q तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। फिर इसके बाद Q की वैल्यू रखी फर्स्ट इक्वेशन से, तो W इक्वल टू IR इंटू IT, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया तो W इक्वल टू I²R/T हो गया स्टूडेंट्स। और जितना वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, जितना वर्क डन किया जाता है वही हीट होती है, वही जो है उसमें ऊर्जा होती है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, S से रिप्लेस कर देंगे। तो जब S से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I²R/T हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। और इसमें कुछ खास पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जो हीटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के, हीटिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, हीटिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा वीडियो था, तो होप करता हूँ। और जो इसका कंसेप्ट बताया गया कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, तो ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है उसको हीट के लिए अप्लाई किया जाता है। तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में कोलाइड होता है स्टूडेंट्स। तो कोलिजन होने की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट करता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हम अपनी पाम को रब करें, दोनों हथेलियों को रगड़ें, तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं हीट जनरेट हो जाएगी। किसी 2 मेटल को आपस में रगड़ें तो भी हीट जनरेट हो जाएगी। तो कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के आपस में हीट जनरेट होती है, उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास 10th में मैक्सिमम बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। और बाकी फिजिक्स को बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करना है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को समझिए। फिजिक्स बहुत ईजी है, मैं बार बार कहता हूँ, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ आप कंसेप्ट को समझिए, थियरी को समझिए, और फिर न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजी होते हैं, 2 से 4 लाइन के न्यूमेरिकल होते हैं, आप ईजिली सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, ताकि
जो है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ से आपको मैथ्स की भी वीडियोस मिलेंगी, और जो नेक्स्ट मंथ से हम जो बोर्ड्स पे पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।